लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें नामवर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास से जारी हैं। मज़हर, हमने आखिरी दफ़ा जो बातें पूरी की थी उसमें हमने ये देखा था कि MRD की वजह से मरहूम ज़िया-उल हक़ को इलेक्शन कराना पड़े, एक JCB सिविलियन हुकूमत आई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमने देखी, नज़र आई। बहुत सारे जो कैदी थे वो आज़ाद हुए, सेंसरशिप ख़त्म हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक रेगुलर गवर्नमेंट आ रही है 1988 में। लेकिन 1988 और 1985 के दरमियान दो बड़े वाक़यात हैं मेरी नज़र में, वो हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उस पर सरासर बात करें। एक जनाब मोहम्मद ख़ान जुनेजो मरहूम की हुकूमत, दूसरा आर्मी चीफ या सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ के तैयारे के ज़रिए कत्ल हो जाना, जाँ बहक होना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जुनेजो साहब की जो गवर्नमेंट है उस पे अगर आप जुनेजो की गवर्नमेंट की आपने बात की, जुनेजो का आप उसके 1.5-2 साल अगर पीरियड उठाएं तो उसकी गवर्नमेंट को जिस तरह हटाया गया था तो उस पर तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को मजम्मत करनी चाहिए थी। उसको वो जैसा था उसको अपना टेन्योर पूरा करना था। अगर वो टेन्योर अपना पूरा करने देती पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, जुनेजो के साथ जाके खड़ी होती, तो पाकिस्तान में 58 भी उसी दिन ख़त्म हो जाता। और ज़िया-उल हक़ की उस वक्त जुर्रत नहीं होती। मतलब उस वक्त सियासी जमातों ने ये सोचा ही नहीं कि भाई इसने आके पहला काम क्या किया था, शहरी आज़ादियों का। उसका पहला बयान पार्लियामेंट में जब वोट टेकिंग के वक्त क्या था उसका, पहले मिनट का बयान, पहले मिनट का बयान कि जमहूरियत और माशाल्लाह साथ नहीं चल सकते। इससे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज और क्या हो सकता है। लेकिन चूँकि पावर पॉलिटिक्स के नतीजे में आप, एक तो पावर पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स की जाती है पावर के लिए, लेकिन इफ़ यू आर हंग्री फॉर पावर, जब आप हर तरीके से पावर हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ आप अपनी सिमत खो बैठते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिस ताकत के साथ आई थी, जिस पावर के साथ वो पाकिस्तान आई थी। नहीं मज़हर, उससे पहले जहाज़ का वाक़या। हाँ, मैं जहाज़ वाले वाक़े पे भी आता हूँ, वाला वाक़या। हाँ, लेकिन जहाज़ से पहले बेनज़ीर आ चुकी थी ना। तो 86 में जब बेनज़ीर आई थी, जो 10 अप्रैल 86 में, तो लाखों लोग थे। मज़हर, आप तो उसके चश्मदीद हो ना। तो उसके बाद तो आपको किसी भी तरीके से 88 की कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। सवाल नहीं पैदा होता कि कोई खड़ा हो सकता था आपके सामने। क्या असलम बेग साहब में इतनी हिम्मत होती कि वो आपके सामने आपको रोक सकते? क्या गुलाम इसाक़ खान के अंदर इतनी जुर्रत होती है अगर आप स्टैंड कर लेते? आप, लाखों लोग आपके साथ खड़े हुए थे उस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये वो कमज़ोरियाँ हैं जिसे सियासी जमातों को खुल के एतराफ़ करना चाहिए। ये कहने से बात नहीं चलेगी कि जी इस्टेब्लिशमेंट वो थी। भाई आप, इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट थी या साजिशें थी। आखिर ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ भी तो लड़ाई लड़ी थी ना। तो उसके बाद की इस्टेब्लिशमेंट तो इतनी ताकतवर नहीं थी। और अगर ताकतवर हो, जैसे आप 2000 अदम एतमाद की तहरीक जब हुई थी 2018 में, अगर ये वाली 2022 में अगर इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर लेते, क्या करते हैं इमरान खान? चलें एक वो आप समझ लें, जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देते, सो व्हाट? आप को हटा देते रास्ते से, मतलब आपको पॉलिटिकली, आपको जरदारी साहब को या नवाज शरीफ को तो चले नाअहल कर दिया था, ज़ेर अताब बनाते। ये सब चीज़ें थी तो सियासी जद्दोजहद तो नहीं रुकती ना। और वो आदमी 2022 में अनपॉपुलर हो रहा था, हार रहा था सारे बाई इलेक्शन। आज आपने अपनी नाक़िस पॉलिसीज़ के तहत उसको मकबूलियत की बुलंदी पे पहुंचा दिया। तो ज़रा सेल्फ एनालिसिस तो करें ना। फिर मज़हर क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि इनसिक्योर हैं।
इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने ख़ानदान के ख़ानदान भर लिए हैं। देखिए, मैं ख़ानदानी पॉलिटिक्स इस रीजन का एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हम किस लेवल पे गए। डॉक्टर, अगर तुम पहली मर्तबा उठाओ जनरल मुशर्रफ के पीरियड में, जब ख़वातीन की सीटों में इजाफ़ा हुआ था 2002 के, आप ज़रा उसमें आप लिस्ट उठाएं, उस वक्त की लिस्ट उठाएं कि सबकी रिश्तेदार आप जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखें उसकी पोती, किसी फैमिली मेम्बर का पॉलिटिक्स में आना बुरी बात नहीं होती। दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है, लेकिन उसे फिर एक प्रोसेस से आना होता है कि आप आएँ, पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी की जनरल मेंबर बने, जनरल बॉडीज़ अटेंड करें, फेडरल काउंसिल अटेंड करें, ये सब अटेंड करें। उसके बाद आप पार्टी नॉमिनेट करती है तो आप ज़रूर आएँ। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वही चीज़ें आप बहुत बेहतर अंदाज में करते हैं। अब हम मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, पार्टी के अंदर वो डेमोक्रेसी हम ले आने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर हम नॉमिनेशंस ही करेंगे। एक शख्स नॉमिनेट करता है, वो पार्टी का सदर भी बन जाता है, वो पार्टी का। अब जैसे परवेज़ इलाही साहब हैं, पार्टी के आइन में नहीं है सदर का कोई ओहदा, सदर बना दिया आपने। जावेद हाशमी आए, सदर बना दिया। भाई फिर तो अच्छा, आप आइन में कर लो ना वही बात। हाँ, अपने आइन में इंक्लूड कर लो इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ अगर हम देखें कि अब इस मुकाबले में अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी बुनियादी कर ली थी 47 के बाद। एक तो मुल्क का आइन, यही आइन चलेगा, लैंड रिफॉर्म्स कर, ज़रई इस्लाहत, बड़ा ज़रई इस्लाहत कर दी। तीसरा, फ़ौज की मुदाखलत का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं उन्होंने। और चौथा, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार। वहाँ ख़राबी भी है, करप्शन भी है, तज़ादात भी हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस पे किसी को शक नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी जमातें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, ये उन्हें पता है कि ये टेन्योर ख़त्म होगा तो ये इलेक्शन कमीशन उसके बाद टेक ओवर करेगा और ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा। हमने इदारे नहीं बनाए, कोई एक इदारा नहीं बनाया हमने जिस पर मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकूं, चाहे वो एहतसाब का इदारा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो दूसरे फोरम्स हों। आप ने एक चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की कि जी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ, आप देखें ना मरकज़ में 18वीं तरमीम में आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तय किया कि जी अपोजिशन का होगा। सिंध में 15 साल में कोई भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन का नहीं बनाया। क्यों? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है, 18वीं तरमीम में लिखा है, 18वीं तरमीम में लिखा है कि पावर डेलीगेट होगी नीचे तक, नहीं की तो मैं किस चीज़ के लिए आप 18वीं तरमीम को पर जश्न मनाते हैं जब आप 18वीं तरमीम को मानते ही नहीं हैं। ये जो लोग उसे प्रेस करते हैं ये नहीं मानते 18वीं तरमीम को, प्रैक्टिकल पर्पस के है ही नहीं ना। मुझे बताएं ना कि, और ये मैंने मुराद अली शाह साहब से पूछा था और उनके जवाब से मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई MQM या PTI थोड़ी थी। मैंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जमातों का नहीं था, इस मुल्क के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए था। तो अगर वहाँ तय है ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होगा तो फिर अपोजिशन का आपको तो मिसाल बनना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में यही टर्निंग पॉइंट है। शरीफों ने शायद इससे बहुत ज़्यादा आगे किया। हमें भुट्टोज़ में तो हमें वो महदूद चीज़ नज़र आई, हमें शरीफों ने तो पूरे के पूरे ख़ानदान तक को उसमें जोड़ दिया। और जब आप जोड़ते हैं ना तो फिर आप, जब मैं अता ताड़र साहब हों या इसाक डार हों या हमजा शहबाज हों, मरियम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार, इनको जब मैं सफदर, इनको जब साथ खड़े देखता हूँ
और दूसरी तरफ मैं राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, जावेद हाशमी को, इनको खड़े देखता हूँ, तो मुझे कोई भी ये कन्विंस कर ले कि ये उनसे बेहतर प्रेसिडेंट ऑफ PMLN नहीं बन सकता। इसी तरह आप इस तरफ आ जाएं, पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं। बिलावल भुट्टो के पास बहुत वक्त पड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मखदूम अमीन फ़हीम को पार्टी का होना चाहिए था। आपने वो तो छोड़े, आपने एक तरीका अडॉप्ट भी किया था, उसे भी ख़त्म कर दिया पार्लियामेंटेरियंस का, कि पार्लियामेंटेरियन के मखदूम अमीन फ़हीम थे, उसके बाद किसी और सीनियर को। सबसे अच्छा तरीका था ये कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब हैं, बिलावल है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में मखदूम अमीन फ़हीम हैं, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ तो किसी और सीनियर पार्टी लीडर को वो कर दें। हमने पॉलिटिक्स को क्लोज डोर शॉप बना दिया। जब पॉलिटिक्स क्लोज डोर शॉप हो जाएगी तो फिर आप अपने मफादात की खातिर फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इनसिक्योरिटी यहाँ से पैदा होती है, यहीं से इनसिक्योरिटी हुई ना। वरना मुझे बताया ना कि 88 में क्या इनसिक्योरिटी थी। पावर, आप पीपल्स पावर आपके पीछे खड़ी है। आप कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम, तो फिर आपको गुलाम इसाक खान को सदर बनाने की क्या ज़रूरत थी नवाबजादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में? आपके साथ था। फिर आपको VA जाफरी को लेने की क्या ज़रूरत थी, जिसका कोई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था? फिर आपको मंजूर भट्टो को इस तरह लेने की क्या ज़रूरत थी, बनाने की ज़रूरत थी? क्या एहतजाज एहसन मां नहीं खड़े थे? क्या और पीपल्स पार्टी के पुराने लोग नहीं थे उसमें? तो आप उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप एक ऐसे दौराए पर आ गए हैं कि आपने हर चीज़ें हैंड ओवर कर दी हैं एस्टैब्लिशमेंट के हाथों। बस डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें मुझे याद है कि बिलावल की तकरीर याद है मुझे, और मैं बड़ा खुश हुआ था उस तकरीर को सुन के, जो गालबन 2015 या 2016 में उसने की थी बाग जिना में जो पहली बड़ी तकरीर है उसकी, जिसमें उसने ना सिर्फ ये कि उस वक्त ज़ाहिर नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन से सियासी मुखालफत चल रही थी तो उनको चलें ललकारना वगैरह तो अब सियासत में जलसों में होता है, लेकिन उसने दो बातें और की थी कि मैं नज़र रखूँगा अकाउंटेबिलिटी पे, मैं देखूँगा कि काबीना के वज़रा कैसा काम करते हैं, मैं देखूँगा कि काबीना में कहाँ वो है। कोई एक डिपार्टमेंट, हम सिंध की बात कर लें तो बाकी जगह भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, सिंध का कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहाँ करप्शन हाई लेवल की ना हो, जिसको इन्होंने मिसाल बनाया हो। उसने सिंध को तो आपको एक मिसाली सूबा बनाना चाहिए था। आप डिपार्टमेंट्स में चले जाएं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की है इनकॉम्पिटेंस है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की करप्शन है। और कहीं भी पार्टी के इंटरनल सर्कल्स में, पार्टी के इंटरनल उसमें हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो डिबेट नज़र नहीं आती। कुछ लोगों को आप सैक करते इस बुनियाद पे कि उसमें अगर आपके पास, और ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं, रिपोर्ट्स नहीं होती हैं आपके पास, तो अल्टीमेटली अगर हम अल्टीमेट एनालिसिस में जाएं तो आज डेमोक्रेसी पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, आज पॉलिटिक्स पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, ये एक्शंस पे बिलीव करता है। सियासतदान अपनी गलतियों से सीखेंगे क्या? जब सियासतदान उन गलतियों पर गौर ही नहीं कर रहे, गौर ही करने को तैयार नहीं है। इस सेशन का आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके ख्याल में जो अवेलेबल लॉट है उसमें अपने से लेकर पूरी पार्टियों की वो तत्हीर या एहतसाब या एनालिसिस करने की हिम्मत और अहलियत है जो मौजूदा लॉट? देखिए डॉक्टर, मसला ये है कि आपसे बहुत से लोग मुख्तलिफ़ जमातों से, हमसे बहुत से लोग मुख्तलिफ़ जमातों से जब इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो इन बातों पर जो मैं और आप कर रहे हैं वो यही बातें करते हैं।
लेकिन अगर आप मुझसे ये बात कह रहे हैं और अपनी पार्टी की मीटिंग में जाके ये बात नहीं कह रहे, तो फिर मेरे लिए वो बेकार है बात। अगर आज जो है आप मैक्सिमम क्या होगा जब आप ये बात करेंगे, आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन आप कम से कम अपने कॉन्शियस पे तो खड़े रह सकते हैं उसमें। तो मुझे नहीं पता कि पार्टियों में बहुत ऐसे पोटेंशियल लोग हैं ऐसे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नए लोग नहीं आ रहे हैं। ख़ासतौर पे मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये बात देख रहा हूँ। पीटीआई तो चले रिलेटिवली उस लिहाज से हम कहें तो एक वो पार्टी भी नहीं है उस तरह नहीं, पार्टी तो खैर है, पार्टी मैं उससे नहीं कहूँगा पार्टी नहीं है, पार्टी तो है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे नई पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, दूसरी ये कि एज कम है। हाँ, एज कम है। दूसरी ये कि उसमें जो लोग हैं ना, अगर आप देखें उसकी लॉट उठा के देखें तो उनका कोई तवील सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने शुरू के पीरियड में 2011 से पहले पार्टी के अंदर ये डिबेट्स होती थी, उन्होंने पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया था। 2011 के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, वन मैन शो हो गया उसमें, जिस तरह बाकी जमातों में भी वन मैन शो होता है उसमें। तो वो जो पोटेंशियल उभर रहा था ना, वो रुक गया, वो एक जमूद तारी हो गया। जब आप इलेक्टेबल्स की तरफ चले गए, जब आप जहांगीर तरीन, अलीम खान, XYZ इस तरफ चले गए, तो वो जो एक ग्रोथ नज़र आ रही थी कि ये नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं और ये आगे जाएंगे, वो रुक गई। दूसरी जमातों में उन लोगों ने जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी, मार खाई थी, वो की थी, वो भी एक जगह आके रुक गए। मैं वक्फे से पहले मैं एक जुमला बोलूं कि मतलब उनमें जनाब परवेज़ खटक की जगह थी, ईमान मज़ारी की नहीं थी। हाँ, नाज़रीन, एक वक्फे के बाद हम ईमान मज़ारी का ही ज़िक्र खैर छेड़ेंगे, और चूँकि ईमान मज़ारी नौजवान क़यादत और इस नई नस्ल की एक नुमाइंदा नाम के तौर पर सामने आ रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारी बातें मज़हर आबाद से जारी है।